सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की जनसंख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, मतलब जितने अधिक जात उतना अधिक दर्जा। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए लाते थे। वह अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद भी उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न, मतलब उनसे अलग अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वह स्वयं देश के किसी भी अन्य भाग में सेवारत थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अकबर के शासनकाल के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी, 79। सेकेंड पॉइंट है, जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। और यहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। अब प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो आंसर नंबर 2 का आंसर लिखेंगे हम। देखिए, मुगलों के साम्राज्यों में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठा और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार क्या दिखाता था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे सैन्य उत्तरदायित्व।
ठीक है, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।